नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और देश और प्रदेश के सभी व्यक्तियों के लिए मंगल कामना की। हर बार की तरह घोड़ाखाल मंदिर परिसर में लगे जनता दरबार में प्रदेश की विभिन्न जगहों से आए हुए 600 लोगों से एक एक कर मिलकर सभी की फरियादों को सुना। मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को सभी के मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी आदेश दिए। उधर फर्रुखाबाद जनपद में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिले में पहुंचकर कई कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यक्रम से सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद जिले के जंजाली नगला में गांव में पहुंचकर बाढ़ राहत परियोजनाओं के साथ तालाबों का निरीक्षण भी किया और किसानों के साथ चौपाल लगाकर किसानों के हालचाल भी जाने। स्वच्छ पेयजल योजना को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की। जल शक्ति मंत्री जिले में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में भी भाग लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनमें जोश भरा। उसमें फर्रुखाबाद में भी योजनाएं जो चल रही हैं उसको 15 जून तक सभी योजनाएं पूर्ण करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 15 जून के बाद बरसात बाढ़ आता है। तो हम लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं कि किसी प्रकार का जन हानि होना हो, किसी का कटान ना हो खेत का, इसलिए उसको बचाना है। क्योंकि अभी पिछली बार जो बाढ़ आया 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आगे भविष्य में ऐसा न हो, क्योंकि बाढ़ का समय निकलने के बाद ऐसी बरसात नेपाल और उत्तराखंड में आया कि उसके कारण बाढ़ आ गया। उत्तराखंड पहले सूखा की स्थिति हो रही थी, लेकिन एकाएक गंगा जी में बाढ़ आ गया, तो उसको किसी तरह हम लोगों ने बचाया, रोका और आगे अब इस गांव का नुकसान न हो, फर्रुखाबाद में किसी व्यक्ति का नुकसान न हो, इसलिए कटान की जो हमारी योजनाएं चल रही, ये बहुत अच्छी योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोमवार को जन्मदिन है। सीएम योगी के जन्मदिन पर देश के कई दिग्गज नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी कड़ी में बदायूं से नगर पालिका अध्यक्ष नैना गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का आज 51वां जन्मदिन है। नगर पालिका की तरफ से और मेरी तरफ से आप योगी जी को मेरी तरफ से बधाई, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान और मैं तो कहूँगा युवा मुख्यमंत्री आदरणीय और मेरे तो मार्गदर्शक योगी आदित्यनाथ जी को उनके 51वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनकी जो नीति है, जिससे आज हमारा पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ही नई ऊंचाइयों तक जा रहा है और नए नए पैगाम हमारा उत्तर प्रदेश हासिल कर रहा है उनके नेतृत्व में। मैं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य, उनकी स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए कामना करता हूं और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के छात्रों और सुरक्षा गार्डों में जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट में 1 दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने 33 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा की ये घटना है, जहां पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मारपीट की खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों और एमबीबीएस के छात्रों के बीच में झड़प हुई है। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कंचन, जिस तरह से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में ये घटना सामने आई है, अभी तक कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में?
नोएडा में सिगरेट पीने को लेकर गार्ड और छात्रों के बीच जमकर विवाद हुआ था, उसमें मारपीट भी हुई थी। अभी तक पुलिस ने इसमें 33 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और मैं दीपिका वी की अपडेट अगर मैं दे दूं तो इसमें जो छात्र हैं एमबीबीएस के, ये धरने पर बैठे हुए हैं और इन्होंने गार्ड कंपनी है उस पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगर सूचना ये भी मिल रही है वहां से पुलिस की तरफ से कि जो गार्ड की कंपनी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी बिल्कुल। कंचन, जिस तरह से आपने बताया कि मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई शिकायतें सुरक्षा कर्मियों की तरफ से सामने आई हैं? देखिए, नोएडा में ये पहली घटना नहीं है जो ऐसी छात्र और गार्ड्स के बीच में ऐसी तनातनी या मारपीट का मामला सामने है। नोएडा में आए दिन गार्ड की पिटाई हो या मतलब इनकी दबंगी लगातार सामने आती रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो गार्ड कंपनी है, जिस गार्ड कंपनी के गार्ड तैनात थे गौतम नगर यूनिवर्सिटी में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल बनती है। अभी तक पुलिस ने इकोटेक फर्स्ट पुलिस ने इसमें 33 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया है और दोनों पक्षों की तरफ से शरीर लिखवानी जांच की जा रही है। और साथ ही जो सीसीटीवी वहां लगे होते मारपीट हुई थी उसकी पूरी तरह से जो फुटेज वो खंगाली जा रही है कि इधर से मारपीट मतलब पथराव शुरू हुआ, इसमें कई गाड़ियां भी टूटी हैं। जी बिल्कुल। कंचन, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई इस मामले को लेकर बयान सामने आया है? हाँ, कॉलेज प्रशासन की बात करो तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा रोल इसमें पुलिस का है। पुलिस ने अभी तक इसमें 33 लोगों को मैंने आपको बताया पहले भी गिरफ्तार कर लिया है। और जो कॉलेज प्रशासन की तरफ से ही जो गार्ड कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ठीक है कंचन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर जालौन जिले में दलित महिला ने बीमारी के इलाज के लिए तांत्रिक क्रिया का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। विरोध पर जाति सूचक गालियां और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद आरोपित तांत्रिक की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के खनुआ गांव से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। क्या पूरा प्रकरण है, क्या कार्रवाई है? प्रकरण संज्ञान में है। पीड़िता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी की तलाश व विधिक कार्रवाई की जा रही है। आया तो इसने हमारी कबाड़ टूटे हुए हैं, तो इसने धक्का मार दिया तो कबाड़ अपने आप खुल जाती है। खुल गए तो मेरी ये बच्ची यहाँ खुली तो पत्नी हमारी दवा खा के सो रही थी तो इसने जगाया। तो इसने कहा कि दवा खा ली, तो इसने कि हम खा लेंगे। तो इसने कहा नहीं खा लो दवा, कोई नहीं घर पे, चलो हम दवा बता देते हैं। तो इसने दवा ली, जितनी भी ली हो, अब मैं तुम्हें कहूँ। तो इसने दवा खिलाई, खिलाने के बाद फिर इसने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया और उसको दुष्कर्म किया। बड़ी खबर सामने आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मारी है। बड़ी जानकारी, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत हो गई है। महिलाओं को राहगीरों ने इस सड़क के किनारे, ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर परिजनों को सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जिसके बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद परिजनों में बुरी तरह से कोहराम मच गया है। कादरी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर हादसे में महिला की मौत हो गई है। वहीं जैसे ही ये सूचना परिजनों को मिली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्रुखाबाद की ये घटना है, जहां पर ऐसा घटना सामने आई है और एक महिला की मौत हो गई है। लखनऊ के सरोजनी नगर में हर घर कैमरा अभियान के तहत वाइकिंग होटल गौरी बाजार में एसपी विनय कुमार द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार आर्य और सराफा व्यापारी में मीटिंग की गई। वहीं मीटिंग में सीसीटीवी कैमरे की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। मीटिंग के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा समेत स्थानीय व्यवसायी भी अभियान में समर्थन मौजूद रहे।
उधर महोबा में संत कबीर अमृतवाणी सत्संग समिति के तत्वाधान में कबीर आश्रम में कबीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विशेष सत्संग हवन पूजन हुआ। सत्संग का शुभारंभ कबीर वंदना से शुरू हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने जेपी अनुरागी ने कहा कि सभी गरीबों को उन्नति के लिए अपनी कमाई का कम से कम 10% धन दान करना चाहिए। जयंती मैं तो सबसे पहले सदगुरु चरणों में, सम्राट जी के चरणों में अनुरोध करता हूं अपना, और समाज के लोग, विभिन्न जगह से लोग आए हुए सभी महानुभावों का सादर प्रणाम। और सबसे पहले जयंती का उपलक्ष्य था कि हमारे संघर्ष जितनी समाज है, सोते हुए जितने समाज को उनको जगाना है और आश्रम का विकास करना है। आश्रम जितना विकास विकसित होगा उतने हम लोग समाज में जागृत होंगे और समाज हमारा आगे बढ़ेगा। और शिक्षित के भी जोड़ दिया कि शिक्षा में विकास, बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए जिससे हमारे बच्चे संघर्ष करें और आगे प्रगतिशील में आगे योगदान दें। कई कबीर साहब की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है। कबीर साहब बहुत बड़े महान सम्राट कवि थे। ये इतने महान थे कि हर ग्रंथों में, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जितने भी धर्म हैं उनके दोहे पाए जाते हैं। बगैर उनके दोहों के पूरे ग्रंथ अधूरे पाए गए। हम उनका संदेश देना ये चाहते हैं कि जिस तरह कबीर साहब ने अपने दोहों के माध्यम से, जन जन में विकास की बात रखी है और उनके दोहों के माध्यम से सारे समाज के लोग विकास कर रहे हैं। हम ये संदेश लोगों को दे रहे हैं कि कबीर साहब को माने, यही हमारे दिव्य पुरुष हैं, हमारे ईश्वर हैं। वहीं सोनभद्र में सांसद पकौड़ी लाल कोल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर सपा कार्यकर्ताओं ने सांसद पकौड़ी लाल कोल के लापता होने का पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सोनभद्र स्टेशन से पहले गोमो पैसेंजर 54 और भरवाडी पैसेंजर और वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन होता था, लेकिन पिछले 3 महीनों से इन ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। जब सांसद पकौड़ी लाल के समक्ष इन समस्याओं को रखा जाता है तो वह उदासीन बने रहते हैं। सोनभद्र की जनता की समस्याओं पर सोनभद्र के सांसद वाकई लापता हैं। आज कोविड काल की पहली लहर यानी 3 साल से सोनभद्र में 3 ट्रेनें बंद हैं। बड़वाडी, गोमो और इंटरसिटी बंद पड़ी है और उस मुद्दे को लेकर आज सांसद लापता है। जनता की समस्याओं को उठाने के लिए गायब है। आज आम जनमानस परेशान है। कहने को तो सोनभद्र जंक्शन स्टेशन है, सबसे अधिक राजस्व देता है सोनभद्र, लेकिन आज यहां जनता की समस्याओं पर कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोग आकर रेल मंत्री नामित ज्ञापन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को सौंपने का काम किया और यहां जो ये बंद पड़ी है ट्रेनें, वहीं कोतवाली भिनगर क्षेत्र के इंडियन बैंक में पैसे जमा करने पहुंची महिला के पैसे अज्ञात महिला ने चोरी कर लिए। इस संबंध में थाना कोतवाली भिनगर पर धारा 379 का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके संबंध में इंडियन बैंक के सीसीटीवी फुटेज से फोटो निकालकर लोगों को दिखाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी से भी पूछताछ के दौरान चोरी की धनराशि रुपयों का घर से बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी घटना कैद हुई थी। क्या है मामला? और 2 जून को एक घटना घटित हुई इंडियन बैंक के अंदर। ये घटना लगभग 12:48 में घटित हुई थी। एक पर्दानशीन महिला बैंक में गई और एक बुजुर्ग महिला जो अपने कोई पैसे वहां डिपॉजिट करने आई थी, उनका बैग लेके वहां से फरार हो गई।
हम लोगों ने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा दिखवाया और बाकी जन सहयोग से भी लोगों की मदद ली और कई टीमों का इसमें गठन किया गया। काफ़ी इसमें मेहनत करने के बाद 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उस महिला को भी बरामद कर लिया है और उसके साथ की जो 1,14,000 की जो नकद उसने जो चोरी करके वो गई थी वो भी पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें हम लोग अब आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधा कार्यक्रम में लिए चलते हैं, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रेस फॉर लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। दिखाते हैं आपको। यूएन में जब इन बातों को लेकर के चिंता व्यक्त की गई होगी, आज हम सबके सामने एक अवलोकन करने का अवसर है कि 51 वर्षों में हमने जो यात्रा तय की है, आर्थिक विकास की यात्रा, इस यात्रा में हमारा पर्यावरण कहां छूट गया। वास्तव में पर्यावरण है क्या? पृथ्वी, जल, पेड़ पौधे, ये सभी का एक जो समन्वित रूप है, यही तो पर्यावरण है। पर्यावरण कोई इससे अलग नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हम सब की रचना भी तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आज क्या है, पहले गांव में लोग बीमार नहीं होते थे, आज तमाम प्रकार की बीमारियां गांव में आती हैं। जल जनित बीमारियां भी हैं लेकर चर्चा की जा रही हो और अब तक बैठक में वेक्टर जनित भी तमाम बीमारियां हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस, ये तो है ही बड़े पैमाने पे। स्किन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बीमारियां भी उसके साथ हम लोग लेते गए। व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आज उसके उपचार में खर्च हो जाता है। परिवार में लगातार बीमारियों की दर बढ़ी है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम क्या है? आप सोचिए कि हमारे भारतीय मनीषा ने जब अपने मंत्रों को रचा होगा, उस समय उन्होंने प्रत्येक इस सृष्टि के जुड़े हुए, इस चराचर जगत के जुड़े हुए प्रत्येक वस्तु के कल्याण की बात की। उन्होंने कहा देव शांति, पृथ्वी शांति, यानी ये क्या है? जल में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, हर एक और शांति। शांति का मतलब यानी हम इसको प्रदूषण से मुक्त करें, किसी भी प्रकार का कोई इसमें प्रदूषण न हो, किसी भी प्रकार का अपशिष्ट इसमें न गिरे, किसी प्रकार की अशांति का एक कारण न बने, अराजकता का कारण न बने। ये भारतीय मनीषा की सोच थी, ये हमारी ऋषियों की सोच थी। हम इसके लिए यज्ञ करते थे, घर घर में हवन होता था। हमने इसको पूरी तरह तिलांजलि दे दी। हमने एक ऐसी जीवन पद्धति अपनाई
जो जीवन पद्धति हमारे लिए ही आज घातक होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या है? आपने विगत वर्ष देखा होगा। अब तक मेरी जो आज से 30 वर्ष पहले 1990-91 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ सितंबर माह में आई थी और ये मान्यता थी कि 100 वर्षों में सितंबर माह में पहली बार बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन गत वर्ष ये बाढ़ हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अक्टूबर माह में आई। यानी जून में मानसून नहीं आया, जुलाई में नहीं आया, अगस्त में नहीं आया, सितंबर में भी ना के बराबर बारिश थी और अक्टूबर माह में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, बाढ़ ही बाढ़, हर ओर बाढ़ थी। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या बुंदेलखंड में, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य उत्तर प्रदेश में, हर ओर केवल बाढ़ ही बाढ़ थी। क्या तो कभी सूखा पड़ा है, कभी अतिवृष्टि के कारण फसलों को व्यापक नुकसान पहुंच पा रहा है। किसानों की आमदनी पर असर पड़ रहा है। दुनिया के सामने अन्न का संकट खड़ा होगा। आपने देखा होगा दिल्ली में नवंबर दिसंबर में उद्योग बंद करने पड़ते हैं क्योंकि स्मॉग के नाते लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। इतनी वायु प्रदूषित होती है। आप थोड़ी जैसे सभागार में इतनी बड़ी संख्या में आप सब बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति अपनी आंखों से आराम से देख सकता है, बहुत शीतलता है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां पर प्रदूषण एक लेवल से ज्यादा है, इतनी देर में लोगों की आंखों से पानी बह रहा होता, आंखों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता, श्वास लेने में दिक्कत होती, वो स्वयं परेशान हो जाता। और ये स्थिति मैं विगत वर्ष स्वयं भी इस बात को देखा था। जब मैं दिल्ली की यात्रा में गया था, एक दिन अचानक मैंने देखा कि मैं जैसे एयरपोर्ट पे बाहर निकला और मैं गाड़ी की तरफ निकल रहा था, मैंने देखा आंखों में मेरी जलन होने लगी। मैं कभी जलन क्यों हो रहा है? मुझे बताया गया कि यहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और वायु प्रदूषण के कारण इस प्रकार की समस्या है। यानी हमने वायु को भी प्रदूषित कर दिया, जल को भी प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी को भी प्रदूषित कर दिया। तो इसका दुष्प्रभाव कहां पड़ा है? जलवायु परिवर्तन पर इसका असर पड़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना है। यानी हम इस प्रकार की ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसके लिए अनेक प्रयास विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आपने देखा होगा आज ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट लग गई ना। कितने ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट है? सभी ग्राम प्रधानगण अपने हाथ खड़ा करें जहां पर उनके गांवों में एलईडी स्ट्रीट लाइट चमक रही, एलईडी बल्ब चमक रहे होंगे, बिजली के बल्ब चमक रहे होंगे। तो जो बल्ब चमक रहे हैं ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में, वे सभी एलईडी स्ट्रीट लाइट वही है। यानी वह अगर एक सामान्य बल्ब इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।